हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यूज फॉर नॉट सेट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो स्टूडेंट जो नॉट सेट 8 जो आने वाला एग्जाम है अप्रैल में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आपने देखा होगा एम्स का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम प्रायोरिटी बेस या लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे सीरीज में। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रायोरिटी नर्सिंग गोल व्हेन वर्किंग विद एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ अगर वर्क कर रहे हैं तो उसका जो प्रायोरिटी नर्सिंग गोल होगा वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए क्या है? टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट विद चाइल्ड। ऑप्शन बी क्या है? टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद द फैमिली। ऑप्शन सी क्या है? टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज। ऑप्शन डी क्या है? टू मेंटेन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वन हमें पता होना चाहिए ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होता है। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म, ऑटिस्टिक चाइल्ड इज ऑल्सो नोन एज ऑटिज्म। ऑटिज्म चाइल्ड, ऑटिज्म क्या होता है? इसमें जो चाइल्ड रहता है वो क्या रहता है? खुद को एक विड्रॉल करके रखता है सोसाइटी से। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या होता है, सोसाइटी में लेस कम्युनिकेशन रहता है इसका। सोसाइटी में क्या है? लेस कम्युनिकेशन रहता है, लेस इंटरेक्शन रहता है कंपेयर टू अदर चाइल्ड। अदर चाइल्ड क्या रहता है? जो नॉर्मल चाइल्ड रहते हैं उसमें क्या रहता है, अगर उनको कोई सोसाइटी में रखते हैं तो वो क्या है, बहुत शरारती करते रहते हैं, एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं, और जो भी उनका इन्वायरमेंट रहता है उसमें क्या है, वो मस्ती करते रहते हैं। बट जो ऑटिस्टिक चाइल्ड रहता है या ऑटिज्म वाला चाइल्ड रहता है वो क्या है, खुद को क्या है, एक सोशलाइज सोसाइटी में विड्रॉल करके रहता है, मतलब अलग रहता है, वो अपनी दुनिया में अलग रहता है। लेस कम्युनिकेशन रहता है, किसी से बात नहीं करेगा, आइसोलेट करके रहता है खुद को, और इंटरेक्शन भी नहीं रहेगा। चाइल्ड से क्या है, अगर कोई उनका फेवरेट टॉय रहता है तो वो उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं। बट ऑटिस्टिक चाइल्ड या ऑटिज्म वाला चाइल्ड क्या रहता है, खुद को ना टॉय में इंटरेस्ट रखता है, ना किसी से बात करने में इंटरेस्ट रखता है, खुद को ना तो कम्युनिकेट रहता है किसी से, तो खुद को क्या है, सोसाइटी से अलग रखता है, वो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, खोया रहता है। तो उस चाइल्ड को हम बोलते हैं ऑटिज्म चाइल्ड। ऑटिज्म चाइल्ड क्या होता है? ये क्या करता है? विड्रॉल कर जाता है। विड्रॉल ऑफ चाइल्ड इनटू own या सेल्फ क्रिएट फंटासी ऑफ बर्ड। फंटासी ऑफ बर्ड मतलब जो ऑटिज्म वाला चाइल्ड रहता है वो क्या होता है, विड्रॉल करके रहता है खुद को, खुद के बनाए हुए फंटासी ऑफ वर्ड, मतलब खुद के द्वारा बनाई हुई क्रिएट फंटासी, मतलब कोई वर्ड या खुद के द्वारा कम्युनिकेट, उसी खुद में ही गुमसुम रहता है। वो ना तो किसी से सोशलाइज, ना बातें करता है, खुद को आइसोलेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म चाइल्ड बोलते हैं। ये कैसा रहता है चाइल्ड? लेस कम्युनिकेट, लेस लेस कम्युनिकेशन रहता है इसका, लेस इंटरेक्शन रहता है, लेस इंटरेक्शन रहता है, लेस सोशलाइज, सोसाइटी में इसका इतना इन्वॉल्व नहीं होता कंपेयर टू अदर चाइल्ड। क्यों? क्योंकि अदर चाइल्ड अगर सोसाइटी में कहीं जाते भी हैं तो वो क्या करते हैं, देखा होगा आपने, जो नॉर्मल चाइल्ड रहते हैं बस उनको एक माहौल मिलना चाहिए खेलने के लिए, घर में कम बाहर ज़्यादा रहते हैं वो, क्योंकि उनको क्या है, खेलने की आदत रहती है और कम्युनिकेट करते रहते हैं, आस पड़ोसी में इधर से उधर घूमते रहते हैं। बट ऑटिज्म वाला चाइल्ड क्या करता है, खुद को सबसे आइसोलेट करके रखता है, नॉट सोशलाइज, सोसाइटी में अदर बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व रहता नहीं है, ना आप किसी से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा नहीं रहता। और क्या, लेस स्माइल, स्माइल नहीं रहेगा, मुंह लटका के बैठा रहता है ऐसा बच्चा, ठीक है, लेस स्माइल, स्माइल भी इसका
रहता नहीं है, मतलब खुद को आइसोलेट करके रखता है, तो ऐसा बच्चा क्या होता है, ऑटिज्म रहता है। अगर हम देखें एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप में मैक्सिमम देखने को मिलता है, तो इसका जो एज ग्रुप है वो कितना रहता है, 3 ईयर। 3 ईयर में ये मैक्सिमम देखने को मिलता है। डायग्नोसिस करें तो हम जो 3 ईयर का चाइल्ड रहता है उसमें ये मैक्सिमम देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था नॉर्थ सेट में, जो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक चाइल्ड रहता है वो क्या डिसऑर्डर है, किसका डिसऑर्डर रहता है, वो ये रहता है नर्वस डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नर्वस डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नर्वस डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नॉर्थ सेट में, जो ऑटिज्म वाला चाइल्ड है वो कौन सा डिसऑर्डर है, नर्वस डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे चाइल्ड का अगर हम इंटरवेंशन करें तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग गोल क्या रहेगा, तो ऐसे चाइल्ड का हम प्रायोरिटी नर्सिंग गोल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसे चाइल्ड को हम इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन करें, ट्रीटमेंट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे चाइल्ड के लिए ट्रस्ट, उसको क्या ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब वो हमारी बात सुनेगा, मानेगा, तो हम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है, हमें क्या करना चाहिए, टू इस्टेब्लिश करना चाहिए ट्रस्ट चाइल्ड के साथ, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका इंटरवेंशन कर पाएंगे, हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद फैमिली। फैमिली से कम्युनिकेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट किसका करना है, इंटरवेंशन किसका करना है, हमें हमें करना है चाइल्ड का। तो फैमिली से कम्युनिकेशन करने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो ये ऑप्शन बी क्या है, रॉन्ग आंसर। टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटी इन्वॉल्व कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा चाइल्ड क्या है, बिल्कुल एक्टिविटी में अपने आप को सोसाइटी से ही सेपरेट रखता है, आइसोलेट करके रखता है, तो वो स्कूल की एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, टू मेंटेन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी क्या है, इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, टू एस्टैब्लिश चाइल्ड विद ट्रस्ट विद चाइल्ड। हमें क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड के साथ ट्रस्ट को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका देखते हैं रैशनल क्या है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग गोल क्या रहेगा, वर्किंग विद ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ करेंगे तो टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट रिलेशनशिप। जैसा मैंने बताया, तो हमें क्या रिलेशनशिप ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हम इसलिए इसको ऑटिस्टिक चाइल्ड को हम प्रायोरिटी नर्सिंग गोल कर पाएंगे। टू मेंटेन रिलेशनशिप विद द फैमिली इम्पोर्टेंट बट हैविंग द ट्रस्ट चाइल्ड इज प्रायोरिटी। मतलब हमें क्या प्रायोरिटी रखना है, रिलेशनशिप विद फैमिली के साथ तो रखना है, लेकिन हमें प्रायोरिटी पूछा गया था क्वेश्चन में, फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगा, चाइल्ड को ट्रस्ट डेवलपमेंट कराना। टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटी इज इनअप्रोप्रिएट चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। जैसा कि मैंने बताया, इनअप्रोप्रिएट या वो क्या रहता है, चाइल्ड खुद को आइसोलेट करके रखता है, तो उसके लिए स्कूल एक्टिविटी इनअप्रोप्रिएट या इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगी। टू मेंटेन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज नॉट प्रायोरिटी प्रॉब्लम ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। क्या ये प्रायोरिटी प्रॉब्लम नहीं होती, हमें प्रायोरिटी पूछा गया था, तो हमें प्रायोरिटी क्या रखना है, चाइल्ड में ट्रस्ट डेवलपमेंट कराना है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चाइल्ड विद आयरन पॉइजनिंग इज गिवन IV डेफ्लॉक्सामाइन मैसिलेट या डेस्फेरल फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड सफर हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग, अर्टिकेरिया, इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन, व्हाट टू डू। किसी चाइल्ड को क्या आयरन पॉइजनिंग हो रखा है, तो उसको हम IV डेफ्लॉक्सामाइन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चला हुआ है, दे रहे हैं। तो फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्ड जो डेफ्लॉक्सामाइन चला रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन कराया, तो चाइल्ड को क्या सफर हो रखा है, हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग, अर्टिकेरिया ये क्या डेवलप हो रखा है जब हम IV डेफ्लॉक्सामाइन चला रहे हैं आयरन पॉइजनिंग की कंडीशन में। तो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए क्या है, डिसकंटिन्यू IV, ऑप्शन बी क्या है, स्टॉप मेडिकेशन एंड बिगिन नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन सी क्या है,
टेक वाइटल साइन, रिपोर्ट टू द फिजिशियन। ऑप्शन डी क्या है, assess the urine output and if it is 30 ml an hour and maintain current treatment। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या क्वेश्चन में क्या है, अगर हम आयरन पोइजनिंग कंडीशन में IV डेफ्रोक्सामाइन चला रहे हैं, उसकी वजह से अगर चाइल्ड में हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लैशिंग या अर्टिकेरिया देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी टॉक्सिटी, डेफ्रोक्सामाइन की क्या हो रही है, टॉक्सिटी हो रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, स्टॉप मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन IV डेफ्रोक्सामाइन चल रहा है उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। देन उसको क्या करेंगे, NA से फ्लश कर देंगे, लाइन को NA से फ्लश कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर, स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगिन नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। हम NS से उसको क्या कर देंगे, फ्लश कर देंगे। ऑप्शन ए क्या है, डिसकंटिन्यू द IV। अगर IV डिसकंटिन्यू, इसमें क्या हम IV डिसकंटिन्यू नहीं करते, जो भी अगर IV मेडिकेशन चल रहा है उसको हम क्या कंटिन्यू रखते हैं। अगर IV डेफ्रोक्सामाइन आयरन की पोइजनिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन का एंटीडोट, अगर आयरन का टॉक्सिसिटी होता है या ओवरडोज होता है, या ओवरडोज होता है, ओवरडोज, तो इसका एंटीडोट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, डेफ्रोक्सामाइन, डेफ्रोक्सामाइन, डेफ्रोक्सामाइन। अगर डेफ्रोक्सामाइन ओवरडोज होता है, अगर इसकी टॉक्सिटी होती है डेफ्रोक्सामाइन की, तो हम अगर किसी पेशेंट में चल रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप, और देन फ्लश करते हैं इसको नॉर्मल सलाइन से, NS को फ्लश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। देखते हैं इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है IV लाइन शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू। जैसे हमने बताया, अगर किसी पेशेंट में IV लाइन चल रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं करते, बिकॉज IV मेडिकेशन भी नीडेड, क्योंकि हमें IV जो मेडिकेशन चल रहा है उसकी ज़रूरत रहती है, तो इसलिए हम इसको IV डिसकंटिन्यू नहीं करते किसी भी पेशेंट में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, स्टॉप द मेडिकेशन एंड बिगिन नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। बिल्कुल सही बात है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, IV जो भी मेडिकेशन की टॉक्सिटी हो रही है, अगर हाइपोटेंशन, फ्लैशिंग और अर्टिकेरिया ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मे बी चांस से एलर्जिक रिएक्शन हो, इसलिए हम क्या करना है, इसको स्टॉप करना है, नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना है। एंड चाइल्ड इज एग्जिबिटिंग साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, जैसे मैंने बताया क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अब वो क्या कर सकता है, गो टू शॉक, शॉक में जा सकता है। इफ द मेडिकेशन नॉट स्टॉप, अगर मेडिकेशन को स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, किसी भी आयरन ओवरडोज में अगर IV डेफ्रोक्सामाइन चल रहा है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट में हाइपोटेंशन हो रखा है, अर्टिकेरिया, फेशियल फ्लैशिंग हो रखा है, तो ये क्या एलर्जिक रिएक्शन है। अगर ये कंटिन्यू रखा हमने तो वो पेशेंट जा सकता है शॉक के अंदर। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, मेडिकेशन को स्टॉप करना है, देन उसको क्या करना है, NA से फ्लश करना है। इन लाइन शुड बी केप्ट ओपन अदर मेडिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि फ्लश करके उसको क्या है, अदर मेडिकेशन के लिए और यूज करना है, तो उसको क्या है, क्लीन रखना है लाइन को। टेक, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, वाइटल साइन रिपोर्ट टू द फिजिशियन, नोट एडुकेट इंटरवेंशन। तो ये क्या है, फिजिशियन का वाइटल साइन लेना, और ये क्या है, फिजिशियन का काम नहीं रहता, ठीक है, बिकॉज IV मेडिकेशन टू बी कंटिन्यू फ्लो, हमें क्या IV कंटिन्यू फ्लो रखना है, IV मेडिकेशन जो भी है, तो क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी क्या था, रॉन्ग आंसर। असेस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को असेस करें एवरी 30 ml पर आवर, मेंटेनिंग करंट ट्रीटमेंट एंड इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होता है। कौन सा है, इनअप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। और चाइल्ड ऑब्वियस एलर्जिक रिएक्शन, तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, अगर किसी पेशेंट में अगर यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर आ रहा है, तो ये क्या नॉर्मल है, ठीक है, कोई इंटरवेंशन करने की इसमें नीड नहीं रहता। अगर लेस देन 30 ml आवर, अगर लेस देन 30 ml पर आवर होता है यूरिन, तो क्या हमें इन्फॉर्म करना होता है, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो हमें डॉक्टर या फिजिशियन को हमें इन्फॉर्म करना होता है, अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर आ रहा है, तो हमें क्वेश्चन में क्या है, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट है, 30 ml पर आवर लेस देन नहीं है, तो ये क्या है, इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, इनअप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असेस द एज द नर्स असेस मेल एडोशन विद द क्लाइमेडिया।
द नर्स डिटरमाइन साइन ऑफ क्लाइमीडिया एज। मेल एडोसेंट है, उसको क्लाइमीडिया हो रखा है, तो उसमें जो नर्स डिटरमाइन करेगी क्लाइमीडिया का साइन वो कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए एनलार्ज पेनिस, ऑप्शन बी सेकंड लिम्फेडेनाइटिस, ऑप्शन सी एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑप्शन डी हिपेटोमेगाली। जो क्लाइमीडिया होता है उसमें जो साइन रहता है वो कौन सा साइन रहता है देखने को मिलेगा, एनलार्ज पेनिस, सेकेंडरी लिम्फ एडेनोफाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी एपिडिडाइमाइटिस। ये क्या होता है, जो क्लाइमीडिया होता है, क्लाइमीडिया जो इन्फेक्शन होता है ये क्या करता है, जो एपिडिडाइमेट होता है उसमें क्या इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमाइटिस। ये क्या करता है, जो मेल ऑर्गन होते हैं, यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर ब्लेडर हो गया, इनमें क्या क्या इन्फ्लामेशन करता है, कॉज करता है, तो उस कंडीशन को क्या होता है, एपिडिडाइमाइटिस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एनलार्ज पेनिस क्लाइमीडिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता, ऑप्शन ए क्या राइट रॉन्ग आंसर। सेकेंडरी लिम्फ एडेनोफाइटिस जो होता है वो क्लाइमीडिया की कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। हेपेटोमेगाली क्या होता है, लीवर में इन्फ्लामेशन। तो इस क्वेश्चन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या है रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन ए क्या है, एनलार्ज पेनिस नॉट साइन ऑफ क्लाइमीडिया। क्या एनलार्ज पेनिस होता है वो क्लाइमीडिया का साइन नहीं रहता। सेकेंडरी लिम्फेडेनाइटिस क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनुलम का, ये कॉम्प्लिकेशन रहता है। एंड ऑप्शन सी क्या है, अगर अनट्रीटेड क्लाइमीडिया इन्फेक्शन, जो एडल्ट चाइल्ड में क्लाइमीडिया इन्फेक्शन हो रखा है, अगर उसको ट्रीट नहीं करा गया तो वो क्या स्प्रेड हो सकता है यूरेथ्रा में, जो कॉज कर सकता है एपिडिडेमाइटिस। जो प्रेजेंट अगर एपिडिडेमाइटिस हुआ तो क्या प्रेजेंट रहेगा, टेंडर और स्क्लेरोटल स्वेलिंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या था, एपिडिडेमाइटिस, ऑप्शन सी राइट आंसर था। हिपेटोमेगाली क्या होता है, नॉट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन टीचिंग मदर ऑफ ए 4 month old child diarrhea, old with diarrhea, about the importance preventing dehydration, nurse would inform the mother about importance for feeding her child। जो नर्स है मदर को टीच कर रही है, अगर मदर ऑफ ए 4 month ओल्ड चाइल्ड डायरिया के साथ अगर आया है मदर और इम्पोर्टेंट उसके डाइजेशन को प्रिवेंट करना है, तो नर्स क्या इन्फॉर्म करेगी मदर को, उसको क्या करना है, फीडिंग विद चाइल्ड। तो फीडिंग कैसा देना है चाइल्ड को डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस। ऑप्शन बी क्या है, डाइल्यूट कार्बोनेट ड्रिंक्स। ऑप्शन सी क्या है, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला। एंड ऑप्शन डी क्या, रेगुलर फार्मूला मिक्स विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में अगर चाइल्ड को डायरिया हो रखा है तो उसके डायरेंस को प्रिवेंट करने के लिए नर्स जो मदर को क्या इन्फॉर्मेशन देगी, क्या टीच करेगी। अगर ऑप्शन क्या बोल रहा है, फ्रूट जूस। इस कंडीशन में अगर डिहाइड्रेशन कंडीशन में अगर हम चाइल्ड को फ्रूट जूस देंगे, ये क्या लिक्विड रहता है, तो ये क्या करता है, डायरिया जो हो रखा है उसकी सीवियरिटी को इंक्रीज करता है, यह करता है इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ डायरिया। ये डायरिया की सीवियरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका ये क्या है, तो ऑप्शन ए क्या है रॉन्ग आंसर। तो हमें क्या ऑप्शन है, फ्रूट जूस इस कंडीशन में चिल्ड्रन को नहीं देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है रॉन्ग आंसर। डाइल्यूट कार्बोनेट ड्रिंक्स, अगर इस कंडीशन में हम डाइल्यूटेड कार्बोनेट ड्रिंक्स देंगे तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, डायरिया की सीवियरिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज डायरिया, ये भी क्या करेगा, डायरिया को इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, हम डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो हम क्या डाइल्यूटेड ड्रिंक नहीं देंगे बच्चे को। तो ऑप्शन बी क्या रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी क्या बोला, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला। ये क्या करता है, लैक्टोलोज जो डायरिया हो रखा है उसकी सीवियरिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज डायरिया सीवियरिटी। और
इसके ड्यूरेशन को भी क्या करेगा, कम करेगा, इसके ड्यूरेशन को भी क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा, ड्यूरेशन डायरिया के ड्यूरेशन को कम करेगा। अगर डायरिया का सीवियरिटी या ड्यूरेशन कम होगा तो डायजेशन ऑटोमेटिकली प्रिवेंट रहेगा। तो इसका ऑप्शन ये क्या है, सी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो बेस्ट लेक्टोजर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपने नोट सेट 4 में जब एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट 4 में, सेम यही क्वेश्चन था। ऑप्शन डी क्या बोला, रेगुलर मिक्स फार्मूला विद इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मिक्स फार्मूला में नहीं देना होता। तो ऑप्शन डी क्या रॉन्ग आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, सो बेस्ट लैक्टोज फ्री फार्मूला। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखते हैं इसका रैशनल क्या है। जो डाइल्यूटेड फ्रूट होता है, जूस आर नॉट रिकमेंडेड नहीं करते डिहाइड्रेशन के लिए, बिकॉज ये क्या करता है, एग्रीवेट डायरिया है या इंक्रीज डायरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसा कि मैंने बताया क्या करता है, डायरिया की जो सीवियरिटी है इसको क्या इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको फ्रूट डाइल्यूटेड फ्रूट नहीं देते। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एग्रीवेटेड डायरिया। जैसा कि ये क्या करता है, अगेन ये क्या करता है, इंक्रीज करता है डायरिया की सीवियरिटी या एग्रीवेट करता है डायरिया। तो इसलिए हमें क्या है, डायरिया की कंडीशन में डाइल्यूटेड सॉफ्ट ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नहीं देना है। ऑप्शन सी क्या है, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला रिड्यूस स्टूल आउटपुट एंड ड्यूरेशन डायरिया इज इम्पोर्टेंट इन्फेंट। जैसा कि मैंने बताया, जो सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फार्मूला होता है वो क्या करता है, स्टूल के आउटपुट को कम करता है और ड्यूरेशन डायरिया के ड्यूरेशन को कम करता है। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में डायरिया को ड्यूरेशन को कम करना है और स्टूल आउटपुट नहीं हो उसको कम करना है, रिड्यूस करना है। तो इसी कंडीशन में क्या है, डायरिया प्रिवेंट रहेगा और डिहाइड्रेशन भी प्रिवेंट रहेगा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा था, रेगुलर फार्मूला कंटेन लैक्टोलोज विच इंक्रीज डायरिया। ये भी क्या करता है, डायरिया की कंडीशन में इंक्रीज करता है डायरिया को। तो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी रीजन दैट इंक्रीज इन हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट detrimental the of to the client with myocardial infarction is that। मतलब हमें पूछा गया है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसका प्राइमरी रीजन क्या होता है, इनकी हार्ट रेट का इंक्रीज होने का प्राइमरी रीजन क्या है। तो ऑप्शन ए क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम विद ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम विद ब्लड प्रेशर विद ड्रॉप प्रोपोर्शनली। और ऑप्शन बी क्या है, सिस्टोलिक रिजेक्शन टाइम विल डिक्रीज thereby decrease cardiac output। ऑप्शन सी क्या है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टरी स्टेंट विल अकर ड्यू टू डिक्रीज फिलिंग टाइम। ऑप्शन डी क्या है, डिक्रीज कोरोनरी परफ्यूजन आर्टरी परफ्यूजन ड्यू टू डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग टाइम विल बी अकर विच विल इंक्रीज इस्केमिक डैमेज टू द मायोकार्डियल। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ये क्या करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी क्या है, हार्ट में ब्लड को सप्लाई करते हैं कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें डिक्रीज परफ्यूजन हो जाए और डायस्टोलिक क्या होता है, फिलिंग डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस्केमिक कंडीशन इंक्रीज रहेगी। इस्केमिक कंडीशन इंक्रीज रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, मायोकार्डियल जो हार्ट का लेयर होता है, मायोकार्डियल मिडिल लेयर होता है हार्ट का जो मायोकार्डियम क्या है, मिडिल लेयर होता है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर। तो उसमें क्या, अगर ये क्या कोरोनरी आर्टरी, इसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के कारण अगर इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई फ्लो नहीं होता, ये क्या ब्लड सप्लाई इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी में फ्लो होता है, होते ही क्या हार्ट में जाता है। हार्ट में कौन सी मसल्स में, मायोकार्डियल मसल्स में, मायोकार्डियल लेयर में। इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या कोरोनरी आर्टरी में अगर ये ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होकर क्या जाता है, हार्ट में जाता है, मायोकार्डियल लेयर में सप्लाई होता है ब्लड। और इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है तो क्या ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वहाँ का जो आर्टरी है टिश्यू डैमेज होंगे तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इस्केमिया, मतलब जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचा, इस्केमिक कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ की जो टिश्यू लेयर है वो क्या नेक्रोसिस हो गया। तो इसी कंडीशन क्या बोलते हैं, एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं।
तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा तो क्या है, हार्ट को ब्लड सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। तो किसकी कंडीशन से मिल रहा है, या एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन से मिलता है, क्योंकि ये क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस ये जो आर्टरी होता है उसके जो रास्ता होता है उसमें क्या है, मतलब बंद कर देता है उसका, जो आगे जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जो हार्ट को पहुंचना होता है वहाँ हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई नहीं होती वहाँ पे क्या नेक्रोसिस वगैरह, क्या नेक्रोसिस होता है, सेल्स जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे डैमेज होते हैं, तो डैमेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे इस्केमिक कंडीशन बोलते हैं, जहाँ ब्लड सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पहुँच पाता। इस्केमिक कंडीशन अगर सीवियरिटी होती जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन कब हो रही है, तब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है, डिक्रीज परफ्यूजन हो रहा है, तब परफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसका रीजन क्या है। ऑप्शन में क्या बोला, डिक्रीज स्टॉक वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर विल बी अकर, हो सकता है, लेकिन क्या है, सेकेंडरी टू डिक्रीज डायस्टोलिक फीलिंग, ये क्या है, सेकेंडरी रीजन होता है। हमें क्या पूछा गया है, प्राइमरी रीजन पूछा गया है। तो ऑप्शन है क्या, रॉन्ग आंसर। टैकीकार्डिया प्राइमरी, डिक्रीज डायस्टोलिक, सिस्टोलिक टाइम चेंज वेरी लिटिल। इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक टाइम चेंज होता है वो क्या है, वो कम होता है। और उस कंडीशन में क्या है, डिक्रीज डायस्टोलिक की कंडीशन टैकीकार्डिया में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टिव डिक्रीज आउन टू द डिक्रीज फिलिंग टाइम एंड डिक्रीज टाइम फॉर फाइबर लेंथनिंग। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टिव होती है हार्ट की, वो क्या क्या डिक्रीज होती है, उसकी वजह से क्या है, डिक्रीज फिलिंग देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डिक्रीज O2 सप्लाई, ब्लड के साथ साथ क्या मिलता रहता है, हार्ट को ऑक्सीजन भी मिलती है ब्लड के साथ साथ, तो ऑक्सीजन भी कम रहेगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज टाइम फिलिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, इंक्रीज इस्केमिया। जैसे कि मैंने बताया, अगर जितना कम ब्लड कोरोनरी आर्टरी को मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो इस्केमिक कंडीशन और सीवियरिटी होती जाती है। इस्केमिया की कंडीशन इंक्रीज होगी तो क्या, इन्फ्रेक्शन साइज भी इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिला, टैकीकार्डिया प्राइमरली हार्ट डायस्टोलिक टाइम में क्या होता है, हार्ट को क्या ब्लड का फिलिंग रहता है, अगर वही कम रहेगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम रहेगा और कम कंपनसेट में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। विच प्राइमरीली टाइम फॉर कोरोनरी आर्टरी फिलिंग, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू अप्रोप्रिएटली मॉनिटर थेरेपी क्लाइंट प्रोग्रेस, नर्स should be aware increased myocardial work and O2 demand will occur which of the following। मायोकार्डियल की कंडीशन में क्या है, हमें क्या पूछा गया है, अप्रोप्रिएट मॉनिटर थेरेपी कौन सी है जो क्लाइंट की एमआई की कंडीशन में क्लाइंट की कंडीशन को प्रोग्रेस कर सके और ऑक्सीजन की डिमांड को इम्प्रूव कर सके। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी, ऑप्शन बी क्या नेगेटिव कोनोट्रोपिक थेरेपी, ऑप्शन सी क्या इंक्रीज बैलेंस ऑफ मायोकार्डियल O2 सप्लाई एंड डिमांड, ऑप्शन डी क्या आफ्टर लोड रिडक्शन थेरेपी, आफ्टर लोड रिडक्शन थेरेपी। तो हमें क्या है पूछा, कौन सी थेरेपी होती है जो मायोकार्डियल में ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करती है और ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करती है। तो क्या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है। ये कौन सी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी होती है, ये क्या करती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, जो हार्ट में जो वेंट्रिकल होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्शन करती है। इसकी वजह से जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में उतना क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, उतना ही क्या मिलेगा, सेल जो कोरोनरी आर्टरी जो भी आर्टरी है जो मसल्स है उनको उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही ब्लड मिलेगा। तो ये क्या है, जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक थेरेपी होती है उससे क्या है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जितना कराएगी उतना ही हार्ट से ब्लड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड उतने अमाउंट में बॉडी को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड भी पूरी हो जाती है, कंप्लीट होती है और मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन हो रखा था उसकी कंडीशन भी रिजॉल्व होती है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पॉजिटिव एनोट्रोपिक थेरेपी। ये क्या करते हैं? इंक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जितना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। ऑफ बॉडी, बॉडी को क्या होगी? ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी। इससे क्या, जितनी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, ब्लड जितना सेल्स को मिलेगा उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे क्या ऑक्सीजन, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन ऑक्सीजन की कमी से हो रखी थी वो क्या है? रिजोल्व होगी और ऑक्सीजन डिमांड भी इम्प्रूव होगी। ऑप्शन भी क्या? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक थेरेपी। इसका राइट आंसर नहीं है। और इंक्रीज बैलेंस ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, बैलेंस बना के इंक्रीज नहीं करना होता, क्योंकि हमें क्या करना है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी हमें ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाएगी। आफ्टर रिडक्शन थेरेपी, इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जो एनोट्रोपिक थेरेपी होती है वो क्या होती है? इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है हार्ट में उसको इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, उतनी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगी और उतना ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, तो क्या है? वो कंडीशन एमआई की रिजोल्व होती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? डिक्रीज हार्ट रेट टू ब्रेडिकार्डिया विल बी इंक्रीज कोरोनरी आर्टरी फिलिंग टाइम एंड यूजुअली cautionally because tachycardia may be compensation mechanism increase cardiac output। ये क्या होता है? इस कंडीशन क्या होगा? जितना कार्डियक आउटपुट होगा तो कंपनसेटरी जो हार्ट रेट क्या है? इंक्रीज टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या, ब्रेडिकार्डिया को भी इंडिकेट करता है, इनके कोरोनरी आर्टरी फिलिंग। अगर ऑक्सीजन की नहीं सप्लाई तो उसमें क्या, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन भी देखने को मिलती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? गोल इन केयर ऑफ एमआई क्लाइंट एंजाइना टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जैसा कि मैंने बताया, हमारा गोल क्या आता है एमआई कंडीशन में या एंजाइना को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ती है। मायोकार्डियल में ऑक्सीजन की सप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली एमआई एंजाइना रिजोल्व होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? डिक्रीज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ड्रग थेरेपी। ये क्या है? आईवी नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोप्रोसाइड या एंटी बैलून पंप थेरेपी होती है जो डिक्रीज करते हैं मायोकार्डियल भाग को, ऑक्सीजन डिमांड को। हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है, इसलिए इंक्रीज होगा ऑक्सीजन और सप्लाई, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एमआई रिजोल्व होगा, एमआई रिजोल्व होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स would need to monitor serum glucose level of client receiving which of the following medication on to its effect on glycogenolysis and insulin release। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर नर्स मॉनिटर कर रही है सीरम ग्लूकोज लेवल क्लाइंट का, तो रिसीव करते टाइम, तो उसमें मेडिकेशन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन कौन सा है जो इफेक्ट ऑन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, इंसुलिन रिलीज करता है? कौन सा मेडिकेशन है? ऑप्शन ए क्या है? नॉन एपिनेफ्रिन। ऑप्शन बी क्या है? डाउटामाइन। ऑप्शन सी क्या है? प्रोपानॉल। और ऑप्शन डी क्या है? एपिनेफ्रिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करता है? ये क्या करता है? एपिनेफ्रिन सीरम ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल। इसकी वजह से क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कहता है? इंसुलिन को रिलीज करता है। तो इस कंडीशन में क्या है आंसर है इसका? ऑप्शन डी, एपिनेफ्रिन। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेनालिन। नॉन एपिनेफ्रिन क्या, क्यों नहीं इसका आंसर? वो देखते हैं। नॉन एपिनेफ्रिन के साइड इफेक्ट होता है किसका? सेफ एक्सपेक्टली इन्वायरमेंटल एंड इंक्लूड डिप्रेस पेरिफेरल परफ्यूजन एंड ब्रेडिकार्डिया। ये क्या करता है? नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है? जो डिक्रीज परफ्यूजन को डिक्रीज करता है और ब्रेडिकार्डिया करता है। इस कंडीशन में इसका कोई रोल नहीं है इंसुलिन और ग्लूकोज से, तो इसका ऑप्शन है क्या? रॉन्ग आंसर। डोबिटामाइन क्या करता है? साइड इफेक्ट होता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जो वेंट्रिकुलर एक्टोपी होता है उसमें अरिथमिया करता है, नोजिया, हेडेक करता है। तो डोबिटामाइन का ये साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसका ग्लूकोज इंसुलिन से कोई रोल नहीं है, तो इसका ऑप्शन भी क्या? रॉन्ग आंसर।
प्रोप्रानोल क्या करता है, ये क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है, यूरिया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है। सीरम ट्रांसएमिनेज, एल्काइल फॉस्फेट और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इनको क्या इंक्रीज करता है। इसलिए ग्लूकोज और इंसुलिन से का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन सी भी क्या है, रॉन्ग आंसर। ऑप्शन डी क्या है, जो एपिनेफ्रिन होता है ये क्या करता है, सीरम ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग इसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। इसको मेंटेन करने के जो इनहिबिट करता है इंसुलिन रिलीज, जो इंसुलिन रिलीज होता है उसको इनहिबिट करता है। उसी की वजह से क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कंडीशन होती है। और ये प्रोलॉन्ग यूज हुआ तो एलिवेट करता है सीरम लैक्टेज लेवल को और लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इनकी यूरिन कैटाकोलामाइन, एपिनेफ्रिन भी क्या है, कैटाकोलामाइन होता है जो फास्ट एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये क्या फास्ट करता है, मतलब इतना साइड इफेक्ट नहीं रहता है एपिनेफ्रिन का, और डिक्रीज करता है कोगुलेशन टाइम को डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए बी सी क्या है, इस ग्लूकोज इंसुलिन से कोई रोल नहीं है, इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एपिनेफ्रिन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और इंसुलिन को इनहिबिट करता है। तो ग्लूकोज और इंसुलिन से जो रिलेशन में जो मेडिकेशन होता है तो वो कौन सा, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन रिक्वायर क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रोंकोस्पाज्म इन क्लाइंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब सीओपीडी वाला पेशेंट है और अस्थमा वाला पेशेंट है, उसमें कौन से मेडिकेशन को हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमें ध्यान रखना है कि उस मेडिकेशन को नहीं दें उस पेशेंट में, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है। मतलब उसको उस कंडीशन में क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन मान सकते हो उस कंडीशन में, तो उस मेडिकेशन को ऐसी कंडीशन में सीओपीडी अस्थमा कंडीशन में नहीं देना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो ऑप्शन ए क्या है, बीडापामिन, ऑप्शन डी क्या है, अम्रियानोल, ऑप्शन सी क्या है, एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी क्या है, प्रोपेनोल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी प्रोपेनोल। प्रोपेनोल क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर ड्रग जो क्या करती है, ब्रोंकोस्पाज्म करती है। ब्रोंकोस्पाज्म करती है। जो एयरवे होता है, एयरवे क्या करती है, इसको नैरो करती है। एयरवे को क्या करती है, एयरवे होता है इसको नैरो करती है, नैरो। तो सीओपीडी कंडीशन में क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है इस पेशेंट में, एयरवे क्या होता है, नैरो होता है। एयरवे क्या होता है, नैरो होता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकस होती है इसमें स्पाज्म होता है। मतलब ब्रोंकस में क्या होता है, स्पाज्म होता है, ब्रोंकस स्पाज्म होता है, ब्रोंकस स्पाज्म होता है। तो क्या इस कंडीशन में सीओपीडी या अस्थमा वाले पेशेंट में हमें बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा, यही तो पूछा गया है, हमें क्या करना है, इस मेडिकेशन को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। फोकस दिस पॉइंट क्या है, क्लोज ऑब्जर्वेशन। हमें अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसे वर्ड क्वेश्चन में छुपे रहते हैं, उनको हमें बस देखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, उसी में क्या उसका आंसर रहता है। एक या दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन में मिलेंगे, जो आप उसको पॉइंट आउट करके आंसर कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा गया क्लोज ऑब्जर्वेशन, तो सीओपीडी और अस्थमा वाले पेशेंट में हमें बीटा ब्लॉकर ड्रग यूज नहीं करना होता है, क्योंकि एक बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है और एयरवे को नैरो करता है। ऑलरेडी सीओपीडी पेशेंट में क्या होता है, एयरवे नैरो रहता है, और अस्थमाइक कंडीशन में ब्रोंकोस्पाज्म और एयरवे नैरो होता है। इस कंडीशन में हम उसको प्रोपेनोल देंगे तो उसकी सीवियरिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, सीवियरिटी को इंक्रीज करेगा। इस कंडीशन में सीवियरिटी इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है इस ड्रग को, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है इस ड्रग को। हमें इस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, इस ड्रग को हमें यूज नहीं करना होता है, बीटा ब्लॉकर ड्रग को। कौन सी कंडीशन में, सीओपीडी और अस्थमाइक कंडीशन में, क्योंकि ये क्या करती है, सीवियरिटी को इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन ए बी सी क्या है, रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए बी सी क्या रॉन्ग आंसर है। इसका ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। प्रोपेनोल ड्रग को हमें क्या करना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। प्रोपेनोल बीटा ब्लॉकर जो भी एक सफिक्स रहता है, लोल वाली जो जितनी भी ड्रगें हमें सीओपीडी अस्थमा में यूज नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, सीवियरिटी कंडीशन को और इंक्रीज करती है।
तो वीरापामिल क्या करता है, ये साइड इफेक्ट होता है, नेजल एंड चेस्ट कंजेशन करता है, डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ब्रेथ एंड वीजिंग करता है। और अमाइडोन क्या करता है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है, डायलेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसाज, नॉट रेस्पिरेटरी साइड इफेक्ट नहीं देता है इसका। और ऑप्शन सी का एपिनेफ्रिन, ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है और स्टिमुलेशन। ऑप्शन सी क्या है, प्रोप्रानोल या एस्मोलोल या लोबेटालोल। जैसा कि मैंने बताया, लोल वाले जितना भी ड्रग होता है, लोल वाला जितना भी ड्रग होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता। ये क्या होता है, और ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर एजेंट होता है जो इनकी एयरवे रेजिस्टेंस या इसको बोलते हैं नैरो एयरवे नैरो करता है, रेजिस्टेंस करता है, जो ब्रोंकोस्पाज्म कराता है इसको। तो इस कंडीशन में सीओपीडी कंडीशन ऑलरेडी हो रखा है पेशेंट को, तो हमें ये बीटा ब्लॉकर जितना भी ड्रग है उसको हमें यूज नहीं करना होता है सीओपीडी अस्थमा वाले पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्रोप्रानोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग मेडिकेशन आर नोटेड, रिव्यू क्लाइंट होम मेडिकेशन प्रोफाइल, विच ऑफ द मेडिकेशन मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट और एलिवेट सीरम डिजोक्सिन लेवल। तो हमें पूछा गया है कौन सा मेडिकेशन है जो क्या करता है, सीरम जो डिजोक्सिन लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी थायरॉइड एजेंट। ऑप्शन सी क्विनिडीन। ऑप्शन डी क्या है, थियोफाइलिन। ये क्वेश्चन नॉट सेट 5 में पूछा गया था। नॉट सेट 5 में कौन सा ड्रग है जो सीरम डिजोक्सिन लेवल को इंक्रीज करता है। पोटेशियम क्लोराइड कब यूज करते हैं, जब क्या हाइपो कैलेमिया की कंडीशन होती है। हाइपोकैलेमिक कंडीशन में हम क्या पोटेशियम यूज करते हैं। तो आपने देखा डिजोक्सिन लेवल क्या करता है, डिजोक्सिन ड्रग क्या आता है, इसके बारे में बात करते हैं। डिजोक्सिन ड्रग के बारे में डिजोक्सिन के बारे में ये क्या करता है, डिजोक्सिन ड्रग क्या होता है, आइनोट्रोपिक ग्लाइकोसाइड एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है, आइनोट्रोपिक ग्लाइकोसाइड एजेंट। ये क्या करता है ड्रग, जो इनकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये ड्रग रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कौन सा एजेंट होता है, आइनोट्रोपिक ग्लाइकोसाइड एजेंट होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, जो डिजोक्सिन होता है कौन से क्लास का रहता है, ग्लाइकोसाइड क्लास का रहता है। और ये क्या करता है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसको इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में किस लिए जो होता है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। उसके डोज की बात करें, इसके जो प्रोफाइलेक्टिक डोज की बात करें, इसका प्रोफाइलेक्टिक डोज कितना होता है, प्रोफाइलेक्टिक, इसके डोज के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो प्रोफाइलेक्टिक डोज का रहता है वो कितना होता है, 0.5 to 1.8 mg। ठीक है, और जो थेरापेटिक डोज होता है वो कितना होता है, थेरापेटिक डोज ये कितना होता है, थेरापेटिक डोज 0.8 to 1.2 mg। ठीक है, ये क्या इसका प्रोफाइलेक्टिक डोज होता है और इसका थेरापेटिक डोज होता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इसकी टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। टॉक्सिसिटी पे हम इसकी जो डाइजेक्शन टॉक्सिसिटी होती है वो कौन से लेवल पे मानते हैं, डाइजेक्शन टॉक्सिसिटी। फर्स्ट आता है माइल्ड, एक आता है मॉडरेट एंड एक आता है सीवियर। तो माइल्ड का जो क्राइटेरिया रहता है वो कितना होता है, लेस देन 1.5। लेस देन 1.5 mg/dl। और जो मॉडरेट का क्राइटेरिया रहता है 1.5 to 2.5। यानी सीवियर का होता है मोर देन 2.5। ये क्या है, डिजेक्शन टॉक्सिसिटी का क्राइटेरिया रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है कि डिजेक्शन का थेरापेटिक लेवल कितना होता है और प्रोफाइलेक्टिक डोज कितना रहता है
और इसकी डिजॉक्शन की टॉक्सिटी उनका लेवल कितना रहता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 लेवल होता है। जो माइल्ड होता है वो लेस देन 1.5 Ng/dl होता है। मॉडरेट होता है वो कितना होता है 1.5 to 2.5 Ng/dl होता है। और सीवियर कितना होता है मोर देन 2.5। हम डिजॉक्शन की सीवियरिटी मानते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ड्रग है जो डिजॉक्शन से लेवल को इंक्रीज करती है। पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है, कब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये क्या हाइपोकैलेमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका डिजॉक्शन, अगर हाइपोकैलेमिया रखा है पेशेंट को तो ये क्या करता है डिजॉक्शन टॉक्सिटी करता है। डिजॉक्शन टॉक्सिटी ना कि इनकी लेवल, ये क्या करता है डिक्रीज करता है। ये क्या है डिजॉक्शन लेवल को डिक्रीज करता है, डिजॉक्शन टॉक्सिटी करता है ये। और डिजॉक्शन टॉक्सिटी से क्या होता है हाइपरकैलेमिया होता है। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम के लेवल इंक्रीज होता है। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जो हाइपोकैलेमिया अगर किसी पेशेंट में होता है तो जो हाइपोकैलेमिया होता है वो क्या करता है डिजॉक्शन टॉक्सिटी करता है। डिजॉक्शन टॉक्सिटी की वजह से क्या होता है पेशेंट में हाइपरकैलेमिया होता है। तो ये कंसेप्ट ऐसे याद रखना, हाइपोकैलेमिया क्या करता है डिजॉक्शन टॉक्सिटी करता है, और डिजॉक्शन टॉक्सिटी होता है वो क्या करता है हाइपरकैलेमिया करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है जो पोटेशियम कम होता है तो वो क्या करता है डिजॉक्शन के लेवल को कम करता है। तो हमें क्या पूछा गया है कौन सा मेडिकेशन जो एलिवेट करता है डिजॉक्शन लेवल को। तो ऑप्शन है क्या रॉन्ग आंसर। थायराइड एजेंट क्या करता है डिजॉक्शन का थायराइड से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है रॉन्ग आंसर। ये क्या करता है कमी करता है डिजॉक्शन लेवल को। क्विनोडिन क्या करता है इनडायरेक्टली, ये क्या करता है क्विनोडिन डिजॉक्शन लेवल को इंक्रीज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। क्विनोडिन क्या करता है डिजॉक्शन लेवल को इंक्रीज करता है। और थियोफाइलिन क्या करता है रेस्पिरेटरी में काम आता है जो अस्थमा ची प्रिवेल पेशेंट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्या रॉन्ग आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है क्विनोडिन। हमने डिजॉक्सिन लेवल के बारे में देखा कि ये कौन सा एजेंट है एनोट्रोपिक ग्लाइकोसाइड एजेंट होता है। ये क्या करता है जो हार्ट में जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है। इसका जो प्रोफाइलैक्टिक और थेराप्यूटिक डोज है हमें ये पता होना चाहिए और इसका टॉक्सिटी लेवल पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है डिजॉक्सिन लेवल से, डिजॉक्सिन ड्रग से। और क्या कहता है पोटेशियम जो हाइपोकैलेमिया होता है क्या करता है डिजॉक्सिन टॉक्सिटी कराता है। जैसा कि मैंने बताया जो हाइपोकैलेमिया क्या होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिटी। इस वजह से क्या करता है इसको प्रिवेंट करने के लिए हाइपोकैलेमिया को पोटेशियम क्लोराइड एडमिशन करते हैं। थायराइड एजेंट क्या करता है डिजॉक्सिन लेवल को भी कम करता है। क्विनोडिन क्या करता है इंक्रीज डिजॉक्सिन लेवल ड्रामेटिकली, इनडायरेक्टली क्या करता है क्विनोडिन डिजॉक्सिन लेवल को इंक्रीज करता है। थियोफिलिन क्या होता है नॉट ए इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन लेवल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है क्विनोडिन। ये क्या करता है इंक्रीज करता है डिजॉक्सिन लेवल को इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन द क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्लाइंट है नर्स एंटिसिपेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया विद ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कौन सी कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन होने की वजह से ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी क्या है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी क्या है सरकमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, सरकमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी क्या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो कौन सी कोरोनरी आर्टरी होती है जिसमें ऑक्लूजन की वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो कौन सी है राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन इसका राइट आंसर। राइट कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑक्लूजन होता है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा देखने को अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया। में क्या देखने को मिला ब्रेडिकार्डिया कंडीशन देखने को मिलेगी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है अगर ऑक्लूजन होता है ब्लॉकेज होता है उसमें क्या टैकीकार्डिया देखने को मिलता है टैकीकार्डिया। और सर्कमफ्लेक्शन कोरोनरी आर्टरी क्या होता है और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसमें क्या है हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। देखते हैं ऑप्शन क्या है साइनस ब्रेडिकार्डिया एट्रोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक आर यूजली रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से मिलता है राइट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से हमें क्या मिलता है ब्रेडिकार्डिया और एट्रोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है। तो राइट कोरोनरी आर्टरी होता है वो क्या करता है परफ्यूजन जो एट्रियो और वेंट्रिकल में जो परफ्यूजन होता है उसको क्या करता है नोटेट करता है उसमें डिक्रीज करता है। ठीक है इसी वजह से हम क्या देखने को मिलता है ब्रेडिकार्डिया एट्रोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ब्लॉक देखने को मिलता है। अगर ब्लॉक होता है ऑक्लूजन लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो उसको उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है और प्रीमेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है।
अगर ऑक्लूजन लेफ्ट मेन कॉर्नर आर्टरी में ऑक्लूजन होता है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने को मिलता है और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ऑप्शन सी क्या है, ऑक्लूजन ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ऑक्लूजन होता है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया, नॉट कॉज ब्रेडिकार्डिया, तो उसकी टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं कराता। हमें क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्लूजन की वजह से ब्रेडिकार्डिया कौन सी कॉर्नरी आर्टरी रीजन ब्लॉक होने की वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन डी क्या है, साइनस टैकीकार्डिया अगर प्राइमरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में अगर ऑक्लूजन होता है तो उसमें देखने को क्या मिलता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्लूजन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन कराता है उसकी कंडीशन में टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। और राइट कॉर्नर आर्टरी में ब्लॉकेज देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है और एंटीवेंट्रिकुलर हेड ब्लॉक की कंडीशन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या था, राइट कॉर्नरी आर्टरी, ऑप्शन ए।